और इनके वालिद साहब जो हैं उनका ये कहना है ज़ोहा मलिक के कि मेरी 5 बेटियां 500 बेटों पर भारी हैं और वो लोग जो 5वीं बेटी के पैदा होने पर अफसोस करने आए थे अब उनकी मुबारकबादों का तांता बंधा हुआ है। दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। हमें इसको तस्लीम कर लेना चाहिए और अभी भी अगर किसी के घर एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी बेटी पैदा हो जाए तो अफसोस नहीं तो एटलीस्ट लोग नागवारी का ज़रूर एहसास कर देते हैं और इससे वालिदैन को बड़ी तकलीफ होती है। आई गेस कि अब इस चीज़ को, इस ट्रेंड को, इस सोच को तब्दील हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे इर्द गिर्द कितनी ही ऐसी लड़कियों की मिसालें हैं जो बेटों के बराबर क्या बेटों से बहुत आगे बढ़कर अपने वालिदैन का हाथ बटा रही हैं और उनकी खिदमत कर रही हैं। लेकिन अभी हम कोरोना वायरस और लॉकडाउन की बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी स्मार्ट लॉकडाउन की तो बहुत की, लेकिन बहरहाल कराची में ये तजर्बा भी कर लिया है। उन्होंने क्या कहा ये सुन लीजिए। स्मार्ट छोड़े भाई, ये स्मार्ट लॉकडाउन यार पता नहीं ट्रक की बत्ती के पीछे मैं कहता हूँ लगा दिया स्मार्ट लॉकडाउन। अब वो सोचते रहो ये स्मार्ट क्या है। देयर इज आइदर अ लॉकडाउन और देयर इज नो लॉकडाउन। ये स्मार्ट, डम, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अगली नहीं है। देयर इज अ लॉकडाउन। हमने कराची पूरे सिंध में डिप्टी कमिश्नर से कह के लॉकडाउन वापस, और ये शायद ये WHO की रिपोर्ट के बाद हमें बहुत ज़्यादा तशवीश हुई है और हमारे अपने नंबर्स जैसे आ रहे हैं वो लॉकडाउन लगाएं। ये लॉकडाउन प्रॉपर लॉकडाउन होंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों का इस सिलसिले में क्या कहना है वो भी सुन लीजिए सर। अगर प्राइम मिनिस्टर अगर वो सीरियस नहीं है लॉकडाउन में तो स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये मेरा ख्याल है हल नहीं है। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझती है कि आपको या तो पूरा शहर लॉकडाउन करें, ये पॉकेट्स से करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। जो WHO कह रही है उसको फॉलो किया जाए कि 14 डेज़ लॉकडाउन और 14 डेज़ लॉक ऑफ, ये करें तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन हम शायद इसको यही समझ रहे हैं कि शायद इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा। कराची के जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है उनमें कोरंगी, जनूबी, शर्की, गरबी, सेंट्रल और मरीब के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं। लॉकडाउन वाले इलाके में आने और जाने वालों को मास्क लगाना लाजमी होगा। वैसे ये तो लॉकडाउन के बगैर वाले इलाकों में भी होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी के अलावा तजारती सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। यहाँ जी डबल सवारी नहीं कर सकेंगे। सवाल यह है कि स्मार्ट लॉकडाउन भी आखिर कब तक चलेगा। जब तक अवाम खुद एहतियाती इक़दाम पर अमल नहीं करते तब तक कोरोना पर काबू पाने की कोशिश ज़्यादा मौसर साबित नहीं हो सकती। और मैं ये भी सोच रहा था बहुत से सवालात हैं कि एक शख्स, कराची ज़ाहिर है बड़ा शहर है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, बीच में एक ऐसा इलाका आ जाता है जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन है और 2 लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, तो क्या वो इलाका जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन है वो एक बंदा पैदल और एक बंदा मोटरसाइकिल पर तय करेगा और जब स्मार्ट लॉकडाउन का इलाका ख़त्म हो जाएगा दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ के आगे चले जाएंगे। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। कमर अली मस्तोई हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन रहा है वहां क्या सूरत हाल रही कल शाम से अब तक? देखिए जी, बज़ाहिर जो है वो लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आ रहा। शहर के बेशतर इलाके जहाँ पर लॉकडाउन है वो जो है वो कहीं पर मुकम्मल तौर पर उनके इंट्रेंस और एग्ज़िट खुले हुए हैं, कहीं पर जुज़वी तौर पर खुले हुए हैं। जो रिहायशी अफराद हैं उनके इलाके से बाहर आने का और बाहर के अफराद के अंदर आने का सिलसिला जारी है। किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहा जा रहा था कि बंद होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खुली हुई है। लोग जो हैं कोई एहतियात नहीं कर रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं लैंजेरिया के इलाके में और यहाँ से चंद कदम आगे बस्ती मोहल्ले का इलाका शुरू होता है जो कि लॉकडाउन की फहरिस्त में आता है। लेकिन यहाँ पर भी लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। बाहर से लोग आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट आ रहा है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आ रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। इंतज़ामिया जो है वो सुबह से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में ना होने के बराबर है, चाहे पुलिस हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया हो, कोई जो है वो लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने वाला नहीं है। अगर किसी इलाके के 6 एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए 1 या 2 जगह पर जो है वो बैरिकेड्स लगाकर वहाँ पर आमदोरफ्त रोकी गई है। बाकी 4 जगहों पर इलाके में आने और जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि 7 बज गए, उसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तक जो कि लॉकडाउन में जहाँ पर था वो वहाँ पर कारोबार खुला हुआ था। वहाँ पर जो है वो होटल खुले हुए थे जिनमें से सरफहरिस्त 36B कोरंगी 36B का इलाका था। वहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये भी इलाका लॉकडाउन में आ रहा है। तो इंतज़ामिया ने जिस तरह का जो है लॉकडाउन से कबल जिस तरह ज़ोर शोर से ऐलान किया था कि ये होगा वो होगा, उस तरह का नफाज जो है वो नहीं हो रहा, जिसके बायस लॉकडाउन
इब्तदाई तौर पर तो हमें कामयाब होता हुआ नज़र और बड़ी कंफ्यूजन भी है। बहुत शुक्रिया कमर अली मुस्तोई हमें अपडेट कर रहे थे। हम मनाजर भी देख रहे हैं, ट्रैफिक भी रवा दवा है, सब कुछ खुला भी है। और ये वो इलाके हैं कि जैसे कि अगर साउथ में इन्होंने खैबान बदर और खैबान मुहाफिज को लॉकडाउन वाले एरियाज करार दिया है, तो बीच में भी बहुत से इलाके आते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेन अगर रोड पे चल रही है तो वो क्या इन दो एरियाज में को कैसे अवॉइड करेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट? इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। एनी हाउ अब कोशिश की है, लेट्स सी कि कितनी कामयाब होती है ये कोशिश। लेकिन बस दुनिया भी हैरान है कि हम जब ऊपर जा रहे हैं, हमारा कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, उस वक्त हम हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी अपना चुके हैं। हम चाहें इसका एतराफ़ करें या ना करें। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शिलवानी साहब। शिलवानी साहब, कराची के बहुत से इलाकों में लॉकडाउन किया गया, इन इलाकों का इंतखाब एक बता दीजिए किस बुनियाद पर किया गया? यहाँ क्या ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे थे या यहाँ पर SOPs पर लोग अमल नहीं कर रहे थे? व्हाट वाज हैपनिंग? इसमें जी सबसे पहले हमने जो तयन किया है कि जहाँ जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा केसेस थे, इसको हॉट स्पॉट जिसमें पॉजिटिव केसेस थे और वहाँ बढ़ रहे थे, तो उनको किया गया है और उनको हमने नोटिफाई किया है। और उम्मीद है कि इससे उन लोगों की मूवमेंट और वो जो इन्फेक्शन और फैल रहा था वो इंशाल्लाह रुकेगा। तो बेसिकली जो इसका एक क्राइटेरिया यही था कि जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, जहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, उन इलाकों में लॉकडाउन किया जाए ताकि वहाँ के इलाके के लोग अपने आप को सेफ फील कर सकें। शिलवानी साहब, इस स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान उन इलाकों के मकीनों को किस तरह की पाबंदियों का सामना होगा जहाँ लॉकडाउन किया गया है? क्योंकि मैं तो खुद परेशान था, मेरे इलाके का भी ऑलमोस्ट नाम लिखा हुआ था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि निकलना है नहीं निकलना। अब ये वही मार्च के लॉकडाउन वाली सूरत हाल होगी या कुछ मुख्तलिफ होगा? इसमें जी हमने SOPs में ऑलरेडी ये दिया हुआ है नोटिफिकेशन में कि यहाँ के जो इलाके के लोग सिवाय खुदा ना खास्ता किसी की कोई मेडिकल इमरजेंसी है और फिर ऑफ कोर्स खाने पीने की अशिया के लिए और फार्मेसी और दवाइयों के लिए उन्हें इजाज़त होगी। वो भी एक हाउस होल्ड का, एक घर का सिर्फ एक फ़र्द है जो जाके ख़रीदारी कर सकेगा। ये नहीं कि पूरी फैमिली बाहर जा रही है ख़रीदारी करने के लिए, और उस पर इन्हें अमल दरामद करना होगा। और उसके अलावा तमाम SOPs हमने दी हुई हैं। मास्क जैसे हैं, मैं चाहता हूँ मास्क तो अब हम सब का एक जैसे कहते हैं कि एक हमारे जैसे कपड़ों का हिस्सा बन जाना चाहिए, और ये मास्क बहुत ज़रूरी है, ये सबको वहाँ पहनना होगा। और जो हमारी एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट होंगे उस पर भी कंप्लाइंस करनी होगी। और इसमें तमाम बिजनेस उस इलाके में बंद हो गए सिवाय जो ये दो हमने एक्सेप्शंस दी हुई हैं, फार्मेसी और खाने पीने की, और खुदा ना खास्ता अगर मेडिकल इमरजेंसी हुई। अच्छा शिलवानी साहब, आपने कुछ तो हमें बता दी हैं SOPs किस तरह से हमें फॉलो करना है स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में, लेकिन इनका इतलाक़ भी ज़ाहिर है किसी को कराना है, तो वो आज सच कोई हुआ नहीं है। अभी तो एक ही रोज़ गुजरा है, लेट्स नॉट जज। लेकिन अब ये बता दीजिए कि अब इन इलाकों की बंदिश के बाद ये देखना होगा कि इस लॉकडाउन का फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसका क्या तरीका होगा, उसका क्या आपने गेट्स तय किया? क्या टेस्टिंग ज़्यादा की जाएगी? कोई प्लान है इस किस्म का? इसमें जी आपको मालूम है कि इस वक्त सिंध में और कराची में इसका मैक्सिमम टेस्टिंग हो रही है, और जो हमारी तकरीबन, और अगर आप उसको कंपेयर किया जाए और शहरों से और इवन और मुल्कों से, तो हमारी 30% ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। तो इसका डेफिनेटली ये फ़ायदा होगा, और जिसमें जितने भी हाउस होल्ड्स होंगे और जो भी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स होंगे, इसमें जो एक हमारी जो TTQ की स्ट्रेटजी है, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड देन क्वारंटाइन, तो वो हम इस पर बिल्कुल अमल दरामद करेंगे। और यही मकसद है इसका इम्प्लीमेंट करने का कि इसमें जितने भी इन्फेक्शन अब हो चुके हैं उसको रोका जाए, उसको मज़ीद फैलने से रोका जाए, और जो बाकी जो हो चुके हैं उनको फिर क्वारंटाइन करके और इंशाल्लाह फिर उनको नेगेटिव किया जाए। चलें, अभी आपका शुक्रिया इफ्तिखार शिलवानी साहब। लेकिन एक और मौजू है मवेशी मंडी वाला, उस पर हमने आपसे ज़रा बात करनी है। आप इतनी देर नाश्ता वगैरह कर लें एंड वील गेट बैक टू यू इन अ वाइल। थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, और आपने देख लिया जी कि आपके इलाके में अगर स्मार्ट लॉकडाउन है तो आपने क्या करना है। वहाँ पर ग्रोसरी और मेडिकल स्टोर्स वगैरह के अलावा और कोई दुकान नहीं खुलेगी। मास्क पहनना लाजमी होगा, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर चेकिंग की जाएगी, लेकिन मास्क पहनना तो हर इलाके में ही लाजमी होना चाहिए। इन केस अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो हम आपको दोबारा से तंबीह कर दें, याद करा दें कि अगर आप मास्क पहनेंगे तो ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी बचाएंगे बल्कि दूसरों को भी इस बीमारी से महफूज रखने में मददगार साबित होंगे। अच्छा जी, कल इनफैक्ट अगर आप ट्विटर पर हों और आपने देखा हो तो माशाल्लाह एक तवील फहरिस्त थी लोगों की जो अपने CSS के इम्तिहान पास होने के बारे में इत्तला दे रहे थे, और लोग उन्हें मुबारकबाद भी दे रहे थे, तो हमने यहाँ भी मुबारकबाद दी थी। लेकिन इसमें एक ऐसी फैमिली ज़रूर है जिसका हम तस्करा करना चाहेंगे। 2019 में दिए गए CSS
CSS इम्तहानात का हतमी नतीजा सामने आया तो एक चीज़ ने सबको हैरान कर दिया कि कामयाब होने वालों में एक नाम एक ऐसी लड़की का था जिसकी 4 बहनें पहले ही CSS ऑफिसर हैं। जी हाँ, कहा जा सकता है कि जोहा शेर अली का ताल्लुक ऐसे घराने से है जिसके लिए सिविल सर्विस की नौकरी गोया माएँ हाथ का खेल है। शायद बहनें इनकी ये सारी बहनें इतनी इंटेलिजेंट हैं और जब पहली बहन ने किया और उन्होंने कुछ टिप्स ट्रिक्स दे दी हैं तो हम जोहा से जानेंगे। 5वीं बहन का ताल्लुक सूबा पाँचों बहनों का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर से है। लैला मलिक शेर इस वक्त कराची में इनकम टैक्स के महकमे में डिप्टी कमिश्नर हैं। शीरी मलिक शेर नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस्लामाबाद में डायरेक्टर हैं। तीसरी बहन सस्सी मलिक शेर डिप्टी एग्जीक्यूटिव CEO चकलाला कैंट रावलपिंडी हैं और मारवी मलिक शेर बतौर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। और इन तमाम बहनों के वालिदैन को हमारी तरफ से खुसूसी मुबारकबाद। जोहा शेर अली हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, उनसे ज़रा कुछ इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। इनफैक्ट बहुत शुक्रिया जोहा, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो और आपके वालिदैन को, आपके अब्बू को, आपकी अम्मी को बहुत बहुत मुबारक हो। आपने भी बिलाखिर CSS कर लिया। आपकी फैमिली में बाय द वे सिविल सर्विस में जाने का इतना शौक क्यों है, ये तो हमें बताएं, इसकी क्या वजह? खैर मुबारक। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से हम पांचों में ये डाला था दैट वी शुड डू समथिंग। हमें अपनी जिंदगियों से कुछ उसका मायने है, कुछ करना है अपनी जिंदगी में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए वी नीड टू डू समथिंग। तो इससे बेहतर सर्विस और कुछ नहीं थी इन दिस रिगार्ड, तो इसलिए हम पांचों ने उसको ज्वाइन किया। ज़बरदस्त। अच्छा, तो आप ज़ाहिर इतनी कामयाबियाँ समेट रहे हैं और आप लोगों के वालिदैन का इसमें बड़ा हाथ होगा। वालिदैन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है टीचर्स के साथ साथ, लेकिन दीगर रिश्तेदार और सोसाइटी और माशरे की जानिब से क्या ये दबाव रहा कि बेटा नहीं है, सब बेटियाँ हैं, और इस दबाव को वालिदैन ने कभी आपके सामने एक्सप्रेस किया? बेशक मैं कहती हूँ कि इस पूरे जो सक्सेस का चंक है इट गोज़ टू माय पेरेंट्स। और ये बिल्कुल सच बात है कि इस माशरे में, इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में 5 बेटियां होना एक बहुत ही, इसको एक टैबू समझा जाता है और एक वीकनेस की अलामत समझी जाती है। और मेरा ख्याल है कि इसी वजह से अल्लाह ताला ने हम पांचों को ये सक्सेस अता की, क्योंकि माय पेरेंट्स डिड अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम द रेस्ट। उन्होंने जो हमारी माशरती कुछ कल्चरल चीज़ें हैं उसको छोड़कर हमारी एजुकेशन पे फोकस किया, हमारे जहनों में डाला कि हमने कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और मेरा नाम जो है जोहा, वो भी मेरे वालिद साहब ने तभी रखा क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो मुबारकबाद के बजाय जो है सबने अफसोस किया मेरे वालिद साहब के साथ कि उनकी 5वीं बेटी हुई है। मेरी वालदा के साथ अफसोस किया, तो फिर मेरे वालिद साहब ने मेरा नाम जोहा रखा, जो कि एक कुरान से जो है इसको लिया गया, जिसकी अल्लाह ताला जो ने कसम उठाई। और इसका कॉन्टेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही है कि अल्लाह ताला जो है वो बताते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो उनके साथ उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि ये आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, और मेरी 5 बेटियां, और ये जो बड़ी होंगी तो ये कोई फ़र्क नहीं छोड़ेंगी कि बेटा और बेटी या किसी में। और आज हम देख रहे हैं कि वही लोग जो अफसोस कर रहे थे आज वही मुबारकबाद भी देते हैं। आई एम श्योर आपके प्राउड पेरेंट्स जो है वो देख रहे होंगे, और अंकल आंटी हमारी तरफ से भी आपको खराज तहसीन भी और मुबारकबाद भी। लेकिन ये ज़रा बता दीजिए जोहा कि आपने या आपकी किसी बहन ने बचपन में क्या ये वाकई सोच लिया था कि ये कमिश्नर बनना है, डिप्टी कमिश्नर बनना है, असिस्टेंट कमिश्नर बनना है या सरकारी नौकरी करनी है? ऐसा बचपन में मेरे तो कोई बच्चा नहीं था जिसने इस किस्म के करियर के बारे में सोचा हो, या कोई ऑल्टरनेटिव करियर प्लान्स थे कि हाँ पायलट बनना है या डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है? ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि अगेन मेरे जो पेरेंट्स थे उनका ये बड़ा शौक था। और जब मेरी बड़ी बहन थी वो ग्रेड 1 में थी, तो उनकी टीचर ने सबको कहा कि बताएं कि आप बड़े होकर क्या क्या बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं AC बनूंगी, और उनकी टीचर ने मुस्कुरा के कहा कि एयर कंडीशनर, तो उन्होंने कहा नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर। तो ये बात मेरे पेरेंट्स को बताई उनकी टीचर ने कि मैं बड़ी हैरान हूँ कितनी एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन इस बच्ची की असिस्टेंट कमिश्नर की। तो इस चीज़ से भी ये इंसिडेंट बताने का मतलब था कि उनका बचपन से उन्होंने हमें ये चीज़ एक दी कि आपने एक ऐसी जॉब करनी है जिसमें आप खुद मुख्तार खुद तो हो,
आपकी एक अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ तो हो, लेकिन आप लोगों के लिए भी कुछ करें, आप अपने मुल्क को भी कुछ वापस दें। और मैं समझती हूँ कि इससे बेहतर और कोई सर्विस नहीं थी। अच्छा ज़ुहा, जब बहन भाई डिफरेंट जगह या डिफरेंट शहरों और मुल्कों में हो ना, तो उनकी गेट टुगेदर बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब ये बता दें कि आपकी सारी बहनें सिविल सर्विस में माशाल्लाह अलग अलग जगह पोस्टिंग्स होती हैं, ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं, तो एक दूसरे से व्हाट्सएप पे तो रब्ता रहता है, लेकिन मुलाकात और गेट टुगेदर कब होती है? वेल, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी हम हमेशा एक साथ रास्ते में होते हैं। कोई एक गर्मियों की छुट्टियों में या कोई एक हॉलीडे हम आ लेते हैं और फिर हम पांचों मुलाकात करते हैं, मिलते हैं। और वैसे टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप, ये मुख्तलिफ इनके जरिए से हम डेली राब्ते में होते हैं, डेली एक दूसरे से बात करते हैं। बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है हम पांचों की, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गोइंग फाइन। अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अभी बता दीजिए कि क्या इरादे हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, कोई टारगेट है कि हाँ इस डिपार्टमेंट में, इस पोस्ट तक जाना है, या फिर कौन से डिपार्टमेंट में आप सर्व करना चाहती हैं? प्रायोरिटी क्या है आपकी? बिल्कुल, आई एम वेरी पैशनेट टू वर्क, और मेरा यही पैशन है कि मैंने काम करना है। और मेरी जितनी इंडिविजुअल सतह पर जितनी मैं इनपुट दे सकती हूँ वो मैं दूँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस वक्त ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन की, पाकिस्तान को इस वक्त ख़वातीन की लेबर की, काम की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड वुमेन क्लास, आई बिलीव कि मैं जितना मुझसे हो सके मैं कोशिश करूंगी कि किसी हद तक भी, अगर वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हो, पॉलिसी मेकिंग में हो, वो लोगों की मदद करने में हो, वो किसी भी तरह, जिस लिहाज से भी मैं इस अपने प्यारे मुल्क की, मैं पाकिस्तान की जिस तरह भी खिदमत कर सकूं, मेरी पैशन यही है कि मैं अपने मुल्क के लिए काम करूं और कुछ छोटा मोटा इनपुट मैं दे दूं अपनी ज़िंदगी में। ज़बरदस्त जी, वेरी इंस्पायरिंग। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुहा मलिक शेर। आपने बहुत सारी तमाम उन यंग लड़कियों को, बच्चियों को इंस्पायर किया है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं। और आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे हम मुखातिब होकर कहना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा कमाल तो आप ही का है, और आप उन तमाम वालिदैन के लिए भी इंस्पिरेशन हैं जो कुछ इसी किस्म के सर्कमस्टांसेस का शिकार हैं, या बेटे की ख्वाहिश में उनकी और फिर बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं और फिर लोग, उनकी बातें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। इसलिए बेटा हो या बेटी, इसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। अगर आपकी तरबियत ज़बरदस्त है तो बेटियां बेटों से बहुत ज़्यादा आगे जा सकती हैं। वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज़ पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अख्तर मेंगल और दीगर इत्तेहादियों की नाराज़गी का नोटिस ही ले लिया, लेकिन इस बार तहरीक इंसाफ को तोड़ जोड़ के माहिर जहांगीर तरीन के बगैर रूठे इत्तेहादियों को पड़ेगा। हुकूमत से अलग होने के ऐलान के बाद बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से हुकूमत ने पहला राब्ता किया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि सरदार अख्तर मेंगल अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। वज़ीर ख़ारजा और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब, फरमाइएगा कि BNP अलग हो चुकी है, दीगर जो इत्तेहादी हैं कुछ सोच रहे हैं, और काफ लीग की नाराज़ी भी सबके सामने, ऑल्दो वो कह चुके हैं कि हम किसी भी ऐसे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे हुकूमत को नुकसान पहुँचे। वज़ीर आज़म का दौरा सिंध और इत्तेहादियों से मुलाकात के उन्हें मुतमईन रखा जा सके, आप लोगों के लिए ये सारी सूरत हाल परेशान कुन है या सब अंडर कंट्रोल है? कुछ परेशान कुन नहीं है। सियासत में गुफ्तगू जारी रहती है, सियासत में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं है। और ये सुनकर हमारे करम फरमाओं को परेशानी हो जाएगी कि हमें कोई परेशानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अख्तर मेंगल साहब जहाँ तक उनका ताल्लुक है, काबिल एहतराम हैं, काबिल कदर हैं। जिस मुआहदे का उन्हें जिक्र किया, हम आज भी उस मुआहदे पर कायम हैं। मुआहदे से हम इनकार नहीं कर रहे। हम उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि पेशरफ्त जो समझते हैं जिस रफ्तार से होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी, तो आइए बैठकर उस पर बात कर लेते हैं कि पेशरफ्त को हमने उसकी रफ्तार को बढ़ाना है या हमारी कम्युनिकेशन को हमने बेहतर करना है, तो कैसे कर सकते हैं। उनका एक नुक्ता नज़र था, वो उनका हक है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पार्लिमानी लीडर हैं अपनी पार्टी के, उन्होंने उसका इजहार किया और हमने बड़ी खंदा पेशानी से उनकी बात सुनी। इंशाल्लाह
हम उनसे राब्ता करेंगे, उनकी तसल्ली कराने की कोशिश करेंगे, उनका जो इत्मीनान है उसको बहाल करने की कोशिश करेंगे। बाकी वो एक सियासी शख्सियत है, अपने सियासी फैसले करने का उनको हक है, अपने सियासी फैसलों में आज़ाद हैं शाह साहब। लेकिन आपकी पार्टी में जो शख्स ये तमाम राब्ते करता था वो थे जहांगीर तरीन साहब। अब ज़ाहिर है इत्तेहादियों को मनाने की तमाम जिम्मेदारी और एक्सपीरियंस उन्हीं का है, तो वो तो नहीं है, उनकी कमी महसूस हो रही है किसी को? अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में बहुत सीनियर लोग मौजूद हैं और वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। परवेज़ खटक साहब हैं और दोस्त हैं, असद उमर साहब हैं, शफकत महमूद साहब हैं। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी मसला नहीं है कि जो चीज़ें आगे ना बढ़ सकें, कोई ऐसी परेशानी बात नहीं है। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात, अख्तर मेंगल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन ज़ाहिर है एकदम बैठे बिठाए तो उन्होंने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान नहीं कर दिया होगा। इतने अरसे में वो तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते रहे होंगे या कोई डिस्कशन हुई नहीं और बस उन्होंने एक दिन कहा कि हाँ मैं अलग हो रहा हूँ, क्योंकि ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ होगा ना, काफ़ी अरसे से वो किसी न किसी से राब्ते में होंगे, बताया होगा कि जनाब अगर ये नहीं होगा तो फिर अलग हो जाएंगे। उसकी तफसीलात तो वही बता सकते हैं जो उनसे इंगेज कर रहे थे। मैंने पहले भी कल भी कहा था कि बिल्कुल मैं उस मुआहदे में था, कोयटा के मुआहदे में, मैं आज भी तस्लीम करता हूँ, मेरे उस पर दस्तखत हैं, मैं अपने दस्तखतों को तस्लीम करता हूँ और अपनी बात पर कायम हूँ। एक नंबर 2, लेकिन मेरी क्योंकि हैसियत वजीर खारजा मेरी ट्रैवलिंग बहुत थी, तो मैं कुछ अरसा इन एक्टिविटी से लाताल्लुक था और दीगर हजरात जो हैं वो इसको देख रहे थे। अब क्योंकि कोविड की वजह से मेरा मुल्क से बाहर जाना कम हो गया है, अब ज़्यादा वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। कल जो चीन के साथ BRI की कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी हमने वर्चुअल की, जूम के जरिए की। तो मेरे पास टाइम है और इंशाल्लाह अब इन चीज़ों को मैं खुद भी गहराई से देखूंगा। अच्छा, आप खुद भी देखेंगे, चलें, बड़ी अच्छी बात है। बता दीजिए कि दीगर जो इत्तेहादियाँ, जमहूरी वतन पार्टी हो गई, वो भी नज़रसानी कर रही है अपने मामलात पर, फिर काफ लीग के साथ डिफरेंसेस भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं, तो क्या उन मामलात पर भी आप गौर करेंगे और क्या हम ये समझें कि जहांगीर तरीन साहब इज़ नॉट एनी मोर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस? देखिए, मैं ये फैसले नहीं करता और ये सवाल मुझे बनता नहीं है। ये सवाल उनसे कीजिए जो इस प्रोसेस का फैसला करते हैं, ठीक है? मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, नंबर 1। और नंबर 2, आई हैव बीन इन दिस गेम लॉन्ग इनफ टू अंडरस्टैंड कि आपका सवाल का इशारा मुझे कहाँ खींचने का है, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, ठीक? एक दूसरी बात ये है कि जहाँ तक काफ लीग के दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, इंशाल्लाह हम परवेज़ राय साहब ने बड़ा एक संजीदा बयान दिया और उन्होंने कहा कि देखिए हम बैठते हैं, बात करते हैं, हलीफों में इशूज आते हैं, उनका एक इशू आया, हमने बैठकर चीमा साहब बताएंगे, असद उमर साहब ने बैठकर उसको रिजॉल्व कर दिया। वो मुतमईन है, इंशाल्लाह काफ लीग का कोई इशू नहीं है। अच्छा शाह साहब, अब ये बता दीजिएगा एक बात जिस पे काफ़ी बात हो रही है ऑन सोशल मीडिया भी, कल UNHC में भारत को एज ए नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया, 193 में से 184 मिले वोट्स। इस पे श्री मज़ारी साहिबा की भी ट्वीट हमने देखी और भी कुछ लोग सवालात उठा रहे हैं, तो पाकिस्तान का क्या इसमें किरदार रहा? क्या एब्सटेन किया हमने वोट करने से और अब हमारा आगे का लाहे अमल क्या होगा? पहली बात तो ये है कि आपकी इतला गलत है कि हमने एब्सटेन किया। हमने एब्सटेन, मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपने लफ्ज एब्सटेन इस्तेमाल किया ना, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि ये अगर तासुर कोई देने की कोशिश कर रहा है कि हमने एब्सटेन किया तो ये गलत है, मैं उसकी नफी कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने मुखालफत में वोट डाला जानते हुए कि उनका इलेक्शन फोरगॉन कंक्लूजन है। हमने अपने असूली मौके पर उनके खिलाफ वोट डाला, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जो उन्होंने गैर कानूनी सलामती काउंसिल की करारदादों के बरक्स, इंटरनेशनल लॉ के बरक्स, UN चार्टर के बरक्स जो उन्होंने इक़दामात उठाए, उस पर हमने ये अपना इजहार किया नहीं। और इसका इजहार क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता है, हम खामोश भी रह सकते थे, हम खामोश नहीं रहे। हमने बरबला कहा कि हमने वोट खिलाफ डाला, क्योंकि हम अपना एक पॉइंट रजिस्टर कराना चाह रहे थे कि जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। अब तो दूसरे सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले
आपको इस प्रोसेस को समझना है कि सलामती काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स का प्रोसेस कैसे होता है कि 10 लोग होते हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5-5 के रीजनल ग्रुप्स के इलेक्शन होते हैं, फैसला जो है कई साल पहले कर दिया जाता है। ये फैसला तो हिंदुस्तान ने पीटीआई की हुकूमत में आने से बहुत पहले कर लिया था और कई साल उसके लिए लॉबी कर रहे थे और डॉक्टर साहिबा ने भी उसकी वजाहत कर दी कि 2013 में हुआ। 2013 में तो पीटीआई की हुकूमत नहीं थी ना, जरा रिकॉर्ड चेक कीजिए कि 2013 में हुकूमत किसकी थी। लेकिन उसके बावजूद जो उनका जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसकी इंडोर्समेंट और इलेक्शन दो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं। अब एक कैंडिडेट एक ग्रुप में अगर हो तो ये फोरगॉन कंक्लूजन है, उसने जीतना है। अब 7 मरतबा हमने इलेक्शन लड़ा और हम जीते और 7 मरतबा हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ा और वो जीते। एक मरतबा सिर्फ हमारा इलेक्शन हुआ जो दू बदू हुआ, एक मरतबा, और उसमें 8 राउंड्स हुए थे, 8 राउंड्स, और 8 राउंड्स के बाद बिल आखिर पाकिस्तान जीता। उसके बाद एक जिसे कहते हैं ना, एक डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग ने जन्म लिया और जब उनकी बारी आती है डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हम उनको फॉलो करते हैं, जब हमारी बारी आती है वो फॉलो करते हैं। हमने डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को फॉलो किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनकी जो कोताहियां हैं उन पे हम पर्दा डालेंगे या उनसे आंख चुराएंगे, बिल्कुल नहीं। जो उनकी हरकतें हैं, जो यूएन चार्टर के खिलाफ हैं, हम उनको एक्सपोज करते रहेंगे। जो उनकी हिंदुत्व सोच आपको दिखाई दे रही है उसके खिलाफ जितनी शदोमत से इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आवाज उठाई है, माजी में भी आवाजें आप देखते रहे। जितने वाशगा अल्फाज में इमरान खान साहब ने न्यूयॉर्क में यूएनजीए के सेशन में तकरीर की, माजी की तकरीरें भी उठा के दिखा दे मुझे और उसका मवाजना हम कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के मफादात इंशाअल्लाह उनका दिफा करना हमें आता है और हम करेंगे। तो किसी को परेशानी लाहक नहीं होनी चाहिए और अपने प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ी सी तवज्जो करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब। और आपने कहा था सोशल मीडिया पे हम क्या बात करें, वो तो शीरी मजारी साहबा की ट्वीट थी, ऑल्दो उनके 1 घंटे बाद की ट्वीट जिसमें उन्होंने 2013 वाली बात का जिक्र किया वो भी हमने पढ़ी है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और ये सारा प्रोसेस भी समझा दिया। अच्छा जी, अभी हम और एक अच्छी खबर, सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता हमारी अपनी पाकिस्तान का फ़ख्र मलाला यूसुफजई ने ग्रेजुएशन के पर्चे पास कर लिए हैं और सवात की गुलमकई ने बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा, सियासियात और माशियात के इम्तहानात पास कर लिए। कंग्रेचुलेशंस मलाला, दैट इज़ ए ग्रेट पिक्चर। मलाला ने अपनी इस कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की हैं, केक भी काटा है उन्होंने और काफ़ी बड़ा सारा केक लग रहा है। फैमिली मेम्बर्स तो कम है, खैर महल्ले वालों को भी बांटेंगे, जाहिर है इतनी बड़ी खुशी होती है तो इर्द गिर्द तो केक या मिठाई जो भी हो वो बांटना बनती है। मलाला ने लिखा कि अभी मुस्तकबिल के हवाले से कुछ मालूम नहीं है और वैसे तो आई एम श्योर कि आपको पता होगा, सारे सीक्रेट प्लान्स आपके होंगे, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि वो नींद पूरी करेंगी, फिल्में देखेंगी, किताबें पढ़ेंगी और अपने अहल खाना के साथ वक्त गुजारेंगी। और इन्होंने जैसे ये पैगाम जारी किया 1 घंटे में लाखों लोगों ने इसे पसंद किया और मलाला को मुबारकबादों का तांता और सिलसिला जो है वो बंद किया है। और मलाला जैसे ही बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं जो दीगर लड़कियों और लड़कों के लिए भी इंस्पिरेशन होती है। डॉक्टर अस्मा नसीम माहिर वबाई अमराज SIUT से मुंसलिक हैं, हमारे साथ मौजूद होंगी। आपके लिए हमारी टेलीफोन लाइंस अब से जनाब ओपन हैं और आप अपने सवालात हमें लिख कर भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्मा। डॉक्टर अस्मा, हम बारहा ये बता रहे हैं लोगों को कि सिर्फ एहतियात से ही बचा जा सकता है, लेकिन फिर वो जो कहानियाँ सोशल मीडिया पे लोग वीडियो के ज़रिए शेयर करते हैं कि हम इतनी एहतियात कर रहे थे और हम ग्रॉसरी भी 3 दिन बाद घर में लाते थे और हम सैनिटाइज और धोना और कपड़े अलग से धोना बाहर वाले, उसके बावजूद भी हमें कोरोना वायरस हो गया, तो ये क्या है? तो इस मौजू को ज़रा एड्रेस करें। कहीं तो कोई बेहतियाती हुई होती है या कोई ना कोई और शख्स घर में वायरस लाता है तो ये वायरस आता है ना, क्योंकि ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जनाब मैं तो 2 महीने से घर से बाहर नहीं निकला, मुझे कैसे हो गया ये वायरस? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे भी हुआ है, लेकिन देखिए 80 to 90% यही हुआ है कि लोग बाहर निकले हैं, मास्क
नहीं पहना या हाथ सही से नहीं धोया और बहुत रश में चले गए और वहाँ से कोरोना वायरस लग गया, या दादा रश की जगह पे या बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन ये भी हुआ है कि लोग घर पे ही थे और उनको हो गया। देखें अब कोरोना वायरस जो है वो कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फैल गया है। अच्छा, और आपको ये भी पता है कि जो है बहुत सारे लोग उनको वायरस बैठा होता है नाक में, लेकिन उनको कोई अलामात नहीं होती। तो ऐसे लोग शायद घर में भी हों और कोई आपका काम करने वाला हो, कोई आपका दोस्त हो जिससे आप मिले हों और आपको पता ही ना हो, ना ही उस दोस्त को पता हो कि उसको वायरस उसके नाक में मौजूद है और फिर वो आपको लगा सकता है। तो ये तो है, ये तो जो है ना, अब किसी का, मैं कहूँगी कि अब तो बाहर जाना अंदर आना ज़रूरी बहुत है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन अब वो इस कदर जो पिछले दिनों हमने बेहतियाती की इस कदर फैल चुका है कि एहतियात तो है ही है, लेकिन स्टिल अब हर एक को कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैमिली में ज़रूर कोरोना वायरस डिटेक्ट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ख़ानदान में, मोहल्ले में। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे केसेस हमारे ही फ्रेंड्स एंड फैमिली में आ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर की, इफ़ नॉट आईसीयू तो ऑक्सीजन सिलेंडर की तो ज़रूर ज़रूरत पड़ रही है। तो क्या ये रेशो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है या फिर वैसे तो आपको पता है ना, हमारे यहाँ तो हुकूमती मौक़िफ़ ये रहा है कि आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं रहेगा, लेकिन हम खुद बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको ठीक ठाक पता लगाया है इस वायरस ने, लगाया उन्हें, लग पता गया इनफैक्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें पहले तो ये था ना कि समझें फॉर एग्जाम्पल पहले 10 लोग इन्फेक्ट होते थे और जिसमें से अगर हम 2% कहें तो चलें 2 लोग को बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता था। लेकिन अब मसला ये है ना कि अब 50 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो 50 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तो उसका 2% ले लें, तो लिहाजा अब आपको ज्यादा सीवियर लोग सीवियर इन्फेक्शन के साथ नजर आते हैं। क्योंकि देखें माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, जुकाम नज़ला खांसी हुआ, जिस्म में दर्द हुआ, खुद ठीक हो गया, किसी ने किसी से पूछा भी नहीं। लेकिन अब जो है चूंकि ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, ज्यादा फैल गया है, तो ज्यादा सीवियर लोग आ रहे हैं, जो पहले भी सारी दुनिया वाले कहते थे फ्लैटनिंग द कर्व, इसी की बात थी ना कि हम जो है इन्फेक्शन को कम फैलाएं ताकि सीवियर इन्फेक्शन ना हो। अब सीवियर इन्फेक्शन हो रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, हर एक घर में हर एक महल्ले में कोई ना कोई ऐसा है जिसको जो है बहुत सीवियर निमोनिया हो रहा है और उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो यू आर राइट, अब हमारे हॉस्पिटल्स में भी ज्यादा सीवियर लोग हैं। अब हम जो हैं, अगर हमारे पास 50 मरीज हैं तो इसमें से 40 ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ये हालात हो गए हैं, तो ये एक खौफनाक सूरत हाल है और अब वाकई लॉकडाउन की शदीद जरूरत है ताकि मजीद और ना फैलें और ये मजीद सीवियर ना हो। ज़ाहिर है हम जब पीक पे जा रहे हैं तो हमने सभी कुछ खोल दिया और लॉकडाउन की इस वक्त ज़रूरत है। खैर इस पर क्या बहस करना डॉक्टर अस्मा, ये तो जो फैसले करने वाले हैं वही करेंगे। लेकिन अकरम कुरैशी साहब, अच्छा एक फुकतान जो है वो अभी भी, हम बड़े शहरों की बात कर लेते हैं, छोटे शहरों में भी फैलता जा रहा है वायरस और वहाँ लोगों के पास इतनी नॉलेज भी नहीं है। अकरम कुरैशी एबटाबाद से हमसे पूछ रहे हैं, उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है या किसी और का मुस्बत आया है। वो कह रहे हैं जी हमें प्लीज़ बताएँ कि अगर हमारा टेस्ट मुस्बत आ जाए तो हमें सबसे बड़ी एहतियात क्या करनी है। देखिए, आपका अगर मुस्बत आ गया है और आपकी तबीयत ठीक है, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं है, हल्का फुल्का बुखार है या हल्का फुल्का जिस्म में दर्द है, तो बस आप जो हैं घर में रहें, किसी से ना मिलें, अलग कमरे में रह लें, अपने इवन घर वालों से भी ना मिलें ताकि आपका इन्फेक्शन दूसरों का ना फैले। और यही सबसे बड़ी एहतियात है। सबसे बड़ी एहतियात ये है कि आप कहीं ना जाएं। बस ये मुश्किल काम है, अपने आप को अलग कर लें और ये बहुत मुश्किल काम है, कहने में आसान लगता है। अच्छा डॉक्टर अस्मा, एक और सवाल, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, 50 भी हम नहीं करते, जो 60 से उम्र की ब्रैकेट के लोग हैं, खुदा न खास्ता उनको, क्योंकि वी आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स, अगर उनको ये वायरस होता है तो क्या फेटल ही साबित होगा या रिकवरी के उसमें भी परसेंटेज बहुत अच्छी है? देखिए, रिकवरी के चांसेस बिल्कुल हैं। हमने 80 ईयर्स के बाबा को भी घर भेजा है, 78 की खातून को भी घर भेजा है ठीक करके, तो मतलब रिकवरी के चांसेस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेथ सेंटेंस, लेकिन सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके पास आपके घर में वालिदैन हैं और जो के वालिदैन या बड़ी उम्र के लोग, तो उनको बहुत गौर से देखते रहिए, उनको वॉच करते रहिए, उनसे देखते रहिए वो खांसी तो ज़्यादा नहीं हो रही है, उनको सांस तो नहीं फूल रहा। अगर हो सके, अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि नहीं इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, सही से बात नहीं कर पा रहे, समझ नहीं रहे या उनको सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाएं। देखिए, हॉस्पिटल में मसले हैं लेकिन स्टिल हॉस्पिटल जो हैं ले रहे हैं। कराची में, मैं कराची बेस्ड हूँ,
तो कराची में सिविल, जिना, ट्रॉमा सेंटर, यहाँ पर जगह मौजूद हैं और लोग ले रहे हैं। कम अज कम इमरजेंसी में जाकर उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक हो जाए, ऑक्सीजन चेक हो जाए। अगर ऑक्सीजन ठीक है तो वो घर भी जा सकते हैं, लेकिन इस दफा जरूर जाए। आप घर में रहेंगे तो फिर यही मसला होगा कि वो उनकी तबीयत खराब होती चली जाएगी। अच्छा डॉक्टर अस्मा, मैं हमसे पूछ रहे हैं कराची से, नाम दोबारा बताइएगा। इमरान अकबर पूछ रहे हैं कराची से कि पहले उनका टेस्ट आया मुस्बत और उनके वालिदैन का आया। ये तीनों लोग तो रिकवर कर गए हैं, इनकी एंटीबॉडीज़ आ गई हैं ज़ाहिर है, लेकिन अब इनकी अहलिया और इनके बच्चों को हो गया है। तो क्या ये सब लोग अब रह सकते हैं कि इनके पास तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ गई है, या फिर अभी भी अहलिया और बच्चों को अलहदा रखें? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, अगर अलग हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत मुश्किल है। छोटे बच्चे हैं, वो अलग कैसे रहेंगे? तो साथ रह भी सकते हैं। री इन्फेक्शन, अगेन इन्फेक्शन लिटरेचर में देखा गया है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि किसी को अगर एक दफ़ा हो गया है तो सेकेंड टाइम हो सकता है। दूसरे वायरस से, पिछले वायरस से हम देखें तो 1 साल के बाद दूसरा मतलब वो इन्फेक्शन दोबारा होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ये है और पहले वाले कुछ लोग रिकवर हो गए हैं, दूसरों को हो गया है, तो आइसोलेशन घर में हर्ज नहीं है, सब मिल के रह सकते हैं। हो सकता है अगर आइसोलेशन तो बहुत ही आइडियल बात है, लेकिन नहीं हो सकता तो कोई मसला नहीं है, सब मिल के रह भी सकते हैं। ठीक है, यानी कि इमरान साहब हमने आपकी मुश्किल हल कर दी। आप अपनी अहलिया और अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन को मैं फिर भी कहूँगा कि अलग कर दें, लेकिन आप अपनी अहलिया और बच्चों के साथ रह सकते हैं। कोई ऐसी खास आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपके पास वो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं जिससे आप इस वायरस को ओवरकम करने में कामयाब हो गए हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहबा, इससे पहले एक हर थोड़े दिन बाद ना एक नई दवा मार्केट में आ जाती है और जिसके बाद वो दवा शॉर्ट हो जाती है और कोई ना कोई वज़ीर, कोई ना कोई मुशीर या इंटरनेशनल मीडिया पे उस दवा की कोई रिसर्च सामने आ जाए और हमारे यहाँ जो स्टीरॉयड जिसका कल परसों जिक्र हो रहा था, पहले से मात से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब भी इत्तलात है कि वो शॉर्ट होना शुरू हो गया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप सख्ती से तंबीह करें कि कोई भी दवा सिवाय पैनाडोल वगैरह के लोग खुद से इस्तेमाल ना करें। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है कि हमें आराम से हर जगह से हर तरह की दवा मिल जाती है, महंगी से महंगी और ख़राब, मतलब मुश्किल से मुश्किल दवा भी आराम से आप जाएं और दुकान से मिल जाए। तो ये नहीं करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखें, जो है ये भारी तलवार की तरह है, यानी कि अगर आप लेंगे खास वक्त पे लेना होता है, अगर लेंगे और गलत टाइम पे लेंगे तो उससे शदीद नुकसान होने का खतरा होता है, ये आप याद रखिएगा। तो लिहाजा आप स्टीरॉयड यानी कि जो डेल्टाकॉर्टिल, डेक्सामेथासोन जो भी कह रहे हैं, आजकल डेक्सामेथासोन पे बड़ा दौर आया हुआ है, इसको जो है डॉक्टर से पूछे बगैर हरगिज ना लें, खुद से जाकर ना लें। और देखें, हल्की बीमारी में जब सांस नहीं फूल रहा और हल्का मतलब ठीक है बुखार है तेज लेकिन सांस नहीं फूल रहा, उस वक्त लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उस वक्त जो है अगर आपने ले लिया तो शायद नुकसान भी हो सकता है। तो लिहाजा आप जो है ये डेक्सामेथासोन, जो मीडिया, सोशल मीडिया का ये बड़ा मसला है कि ये हर चीज़ बता देता है, जिसमें अच्छाई भी है लेकिन ये बुराई भी हो जाती है कि फिर लोगों को कुछ ज़्यादा ही पता चल जाता है। तो ये जो है समझदारी का मुतारा यही है कि ठीक है आपको मालूमात हासिल हो गई हैं, लेकिन आप डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें कि ये दवा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल हम ये ज़रूर करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो बीमारी है इससे मेंटल हेल्थ भी बड़ी एसोसिएटेड है, एक तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत से भी और एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स में भी। किसी को खुदा न खास्ता शक भी हो जाए कि उसे कोरोना वायरस है तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उन एंग्जाइटी और पैनिक अटैक में सांस आना बंद हो जाता है, हालांकि उनको एज सच कोई सांस की तकलीफ होती ही नहीं है। तो इसको कैसे ओवरकम करें और कैसे पता लगे कि ये एंग्जाइटी अटैक है या वाकई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, क्योंकि बहुत से लोगों को एंग्जाइटी में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, ये वायरस दूसरे वायरसेस की तरह ही है, जैसे डेंगू वायरस था। जब डेंगू वायरस आया था, जब जो है पोस्ट वायरल और पोस्ट वायरल वीकनेस बहुत ज़्यादा थी लोगों को, और अभी भी होती है। इसी तरीके से इस वायरस में भी ऐसी है, पोस्ट वायरल वायरस के बाद इस कदर वीकनेस होती है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा, या फिर वायरस के दौरान ही इस कदर डिप्रेशन हो जाता है कि लगता है कि बस दुनिया खत्म हो गई। तो ये जो है ना, ये लोग नखरे नहीं कर रहे होते, ये वायरस का इफेक्ट भी हो सकता है। वायरस जो है वो डिप्रेशन कराता है, इसका एक साइन एंड सिम्टम ये भी है। तो देखें, इसमें ये है कि जो है एक तो जो है डॉक्टर से जरूर बात करें, किसी न किसी डॉक्टर से बात करें, किसी समझदार आदमी से बात करें, अपना मसला बताएं, दिल में ना रखें और परेशान बिल्कुल नहीं हो। अगर आपके पास कोई कोमॉर्बिड नहीं है, आप डायबिटिक नहीं है, आप बीस नहीं है, आप हाइपरटेंसिव नहीं है, तो वायरस आपको ठीक तो कुछ दिन के तबीयत खराब करेगा लेकिन फिर ठीक हो जाएगा।
इस वायरस में चूंकि इसमें इम्यूनिटी नहीं है हमें, तो लिहाजा इसमें बहुत हो रहा है, 2-3 हफ्ते तक बुखार चल रहा है टाइफाइड की तरह। मुझे परेशान नहीं होना है। आहिस्ता से अल्टीमेटली हमने देखा है लोग रिकवर कर जा रहे हैं, हमारे पास तो रिकवर करके वापस आकर काम भी करने लगे हैं लोग बहुत सारे, तो लिहाजा इसमें बहुत परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर सांस फूल रहा है तो फिर यकीनन थोड़ी सी परेशानी है, उसमें भी हमने देखा है कि रिकवरी होती है, तो लिहाजा बहुत ज्यादा पैनिक ना हो यकीनन, और अपना ख्याल रखें, लेकिन किसी से बात कर लें, किसी डॉक्टर से रुजू जरूर करें। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आसमा नसीम हमारे साथ मौजूद थी, माहिर वबाई अमराज SIUT से वाबस्ता। और आपने सुन लिया कि आपने पैनिक नहीं होना है। और एक और गिलगित से भी सवाल आया हुआ था कि सर्दियों में भी क्या आएगा, तो जनाब ये वायरस तो तब तक है जब तक इसका कोई तोड़ या इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं किया जाता। सो यस, इट इज़ गोइंग टू बी देयर, स्टे देयर। तो हमें इसके साथ ही एहतियात के साथ जीना सीखना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार हैं जनरल साहब। भारत को इस वक्त चीन और नेपाल दोनों के हाथों हज़ीमत उठाना पड़ी, और ये उनकी हुकूमत के लिए ज़ाहिर है बड़ा धचका होना तो चाहिए, लेकिन मोदी को क्या समझ आ जानी चाहिए कि जारहाना पॉलिसी भारत के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो रही है, या आपके ख्याल में अब भी ये समझ से बालातर है उनकी मामला? जी नहीं, भारतीय हुकूमत को समझ इसलिए नहीं आएगा कि ये उनकी अपनी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके तहत उन्होंने खित्ते के तकरीबन तमाम ममालिक को इस तरीके से दबाना शुरू किया हुआ है कि उनका ख्याल ये है कि सिर्फ इस खित्ते में भारत को ही रहने का हक है। और चीन के साथ उनका ये लॉन्ग टर्म एक डिस्प्यूट चल रहा था, अब उन्होंने उसको एक्सपेंड करने की कोशिश की। फिर जब ये 5 अगस्त को उसके बाद जो लद्दाख का इन्होंने स्टेटस चेंज कर दिया, वो चीन के लिए नाकाबिल कबूल है। उनका लद्दाख तो तिब्बत का हिस्सा है, अगर स्टेज 1 में लद्दाख से वो छोड़ देते हैं चीनी, तो उसके बाद फिर तिब्बत पे जो भारत दुनिया जो शोर मचा रही है वो फिर लेजिटिमाइज हो जाएगा। तो ये तो बड़ा वाज़ेह था कि चीन कभी इसको कबूल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इस पर जारी रहे। उन्होंने ये जो दौलत बेग गोल्डी, ये जो लद्दाख में एक बहुत छोटा सा कैंट हुआ करता था, उसको अपग्रेड कर दिया, एयरपोर्ट बना दिया, वहाँ पे सड़क बना दी। अब चीन को खतरात बढ़ गए थे, वहाँ से अक्साई चीन और वेस्टर्न चाइना, और फिर ऊपर KKH जो पाकिस्तान में एंट्री पॉइंट है, वन बेल्ट वन रोड के जो की मंसूबा है CPEC उसका, तो चीन कैसे बर्दाश्त करता है? ना पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए भारत ने से बाज आना नहीं है, और इस खित्ते को आग में झोंकने के लिए तैयार बैठे हुआ भारत। अगर दुनिया उसको समझा सकती है तो समझाए, वरना भारत खुद तो समझने को तैयार नहीं है। चल साहब, अब अपने बड़े अहम हक़ाइक़ पे बात की है। इन सब हालात के बावजूद भारत पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती जारियत भी दूसरी तरफ जारी रखे हुए है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेज़ी से भी बाज नहीं आ रहा, उसका सिलसिला भी जारी है। तो इन हालात में आमने के लिए, मुज़ाकरात के लिए कोई बात करने की कोशिश होती भी है, तो ये आपको लगता है प्रोसेस आगे चल सकेगा? क्या भारत लचक दिखा सकता है? क्योंकि चीन के हाथों जो हुआ है भारत के साथ, उस पर पूरी दुनिया ने सवालात उठाए। देखिए, भारत ने अगर लचक दिखाई तो थोड़ी देर के लिए होगा, वो चीन के साथ शायद वो बात करे, और चीन के साथ जो कोशिश कर रहे हैं, चीन जो अपनी डिमांड्स लेके आ रहा है, भारत उसको कबूल नहीं कर रहा, बातचीत आगे बढ़ नहीं रही है। आज भी 6 घंटे के दरमियान जो 6 घंटे इनकी बातचीत रही है, वो ना उसका कुछ हासिल नहीं हुआ उससे। तो मुज़ाकरात की पेशकश भारत ही करेगा, जिससे भी करेगा, लेकिन ये वो मुंह में छुरी और ये क्या कहते हैं, बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली बात होगी, तो भारत ने बाज आना नहीं है, और भारत को भी इस खित्ते का कोई मुल्क ट्रस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। हमने खित्ते की सूरत हाल पर बात की है। अभी हम ज़रा आगे बढ़ेंगे और दोबारा से कोरोना पे बात करेंगे। कोरोना के माहौल में मास्क की अहमियत और ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है। ये तो हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं, सभी को बता रहे हैं कि आपको नहीं पता कि अगला शख्स जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है या नहीं है। और अब ये थ्योरी भी आई है कि अगर कोई शख्स एसिम्प्टोमेटिक हो तो उससे ख़तरात कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दीज आर ऑल थ्योरीज। अभी हतमी कोई भी रिपोर्ट कोरोना वायरस के हवाले से नहीं मानी जा सकती है। माहिरीन के मुताबिक अगर हर कोई मास्क लगाएगा तो वबा के फैलाव को बड़ी हद तक फैलने से रोका जा सकता है। अमरीकी रियासत मिसूरी इसकी बड़ी मिसाल बन गई है। मिसूरी में 2 हजाम कोरोना में मुब्तला थे और 1 माह में उन्होंने 140 अफराद को सर्विस फराहम की। और जब दोनों नाइयों के बारे में पता चला कि वो कोरोना वायरस से मुतासर हैं तो 140 कस्टमर्स और उनके साथ काम करने वाले 7 अफराद के टेस्ट किए गए। 46 अफराद के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। दीगर अफराद को करंतना में रखा गया है और 14 दिन बाद उनका भी टेस्ट मनफी आ गया।
तिब्बी माहिरीन के मुताबिक वजह सिर्फ ये थी कि दोनों नाई और तमाम कस्टमर्स के चेहरे पर मास्क का मुस्तकिल इस्तेमाल था। तमाम अफराद की जानिब से मास्क लगाने की वजह से इस सैलून से कोरोना फैलने का कोई केस सामने नहीं आया। यूँ कोरोना सिर्फ 2 नाइयों तक ही महदूद रहा। तो हम बार बार ये कहते हैं कि अगर दोनों लोग जो भी 2 लोग आपस में मिल रहे होंगे वो मास्क लगा कर रखेंगे तो कोरोना का फैलाव वो 1 से 1.5% तक सिर्फ रह जाता है या इससे भी कम हो जाता है। तो इसलिए तो बराए मेहरबानी अगर आप किसी से भी मिलें, किसी के पास भी जाएं तो मास्क लगा के इंटरेक्ट करें। और वो लोग जो मास्क लगाने पे आपका मजाक उड़ाते हैं अब वही लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें सबक हासिल हो जाना चाहिए। ये पाकिस्तान में भी बहुत सी जगह पर अब ज़ाहिर है बाल कटवाने तो हैं ही, दाढ़ी तो बनवानी है ही, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि ख़त वगैरह जो है वो आप खुद ही घर पे कर लें। बाल कटवाना ज़ाहिर ज़रूरी होता है तो उस सर्विस के लिए जाया करें, लेकिन उस पर भी आप मास्क पहनें और नाई ने भी कोशिश करें। इनफैक्ट कोशिश क्या करें, लाजिम व मलजूम होना चाहिए कि नाई ने भी मास्क पहना और आपने भी पहना हो। सो these are the precautions that you can take. we have to learn to live with it basically. So हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो अपने आप को, अपने अहल खानों को महफूज रख सकेंगे। मुर्तज़ा अली शाह से हमारा रब्ता हुआ और हमने उनसे पूछा कि एक वाक़या इस तरह का रिपोर्ट हुआ है कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के काफ़िले को गाड़ी को किसी की टक्कर लगी। असल में वाक़या किस तरह से पेश आया और तो उसकी उन्होंने हमें ये तफसील शेयर की। इसको इस हवाले से सीरियसली लिया जा रहा है कि किस तरह एक प्रोटेस्टर इतना सक्सेसफुली आगे बढ़ गया जबकि वहाँ पर जो पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसमें जो ये रूटीन का रोज़ाना प्राइम मिनिस्टर वहाँ से निकल कर 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाते हैं जो तकरीबन सिर्फ 1 मिनट के फासले पर है, 1 मिनट की ड्राइव बनती है वहाँ से। और इस हवाले से यहाँ पर जो उनके साथ जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था वो तकरीबन उनके साथ 12 जो स्पेशल डिटेक्टिव्स उनके साथ थे, 4 गाड़ियाँ थीं और उनके फ्रंट पे जो मोटर बाइक है वो लीड कर रहा था। और चूँकि इसमें जो इस तरह का जो ट्रैवल होता है उनको डाउनिंग स्ट्रीट से पार्लियामेंट हाउस तक, उसमें मिनिमम सिक्योरिटी रखी जाती है चूँकि बाज़ार को ऐसा खदशा नहीं होता। लेकिन उसके अलावा जब उनको ट्रैवल करना पड़ता है तो उसमें तकरीबन 5 गाड़ियाँ उनके साथ होती हैं, 4 से 5 गाड़ियाँ उनके साथ होती हैं, ज़्यादा सिक्योरिटी डिटेल होती है। सही मुर्तज़ा आपने वाक़े की तफसील तो बताई। मुर्तज़ा हमने ये भी पूछा कि पाकिस्तान में तो हम देखते हैं कि किसी अहम सरकारी शख्सियत के साथ 30-40 गाड़ियाँ होती हैं, 36 भी होती हैं। एट टाइम्स सड़कें बंद की जाती हैं, ट्रैफिक रोक दी जाती है और आवाज़ें भी लगाई जाती हैं कि वो गलती से गुजरने की भी कोशिश कर ले तो उसके साथ वो होता है कि बस देखने के काबिल उसकी सूरत हाल होती है। बरतानिया में ऐसा मुर्तज़ा क्या नहीं होता? तो मुर्तज़ा ने हमें ये तफसील दी इसकी। जब वज़ीर आज़म यहाँ पर चलते हैं उनके साथ अपनी 4 से 5 गाड़ियाँ उनके साथ ज़रूर होती हैं और उसके साथ जो स्टैंड बाय पर होती हैं अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो चाहे वो एयर एम्बुलेंस हो या उसमें दीगर सर्विसेज हों, हेलीकॉप्टर्स हो, वो सारे स्टैंड बाय पे होते हैं। और वो अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो उनको इमीडिएटली उन्हें कॉल किया जाता है और इस हवाले से अरेंजमेंट्स हमेशा मौजूद रहती हैं। लेकिन जिस तरह का जो शाहाना प्रोटोकॉल जो पाकिस्तान में देखा जाता है, जो दीगर ममालिक में देखा जाता है, वो उस तरह का जो अरेंजमेंट्स हैं वो नहीं होती हैं। और ख़ास तौर पे जो रोड ब्लॉक्स की जाती हैं, यहाँ पर भी बाज़ केसेस में रोड ब्लॉक की जाती हैं लेकिन वो सिर्फ 2 से 3 मिनट्स के लिए होती हैं। ख़ास तौर पे अगर किसी को एक सर्टेन एरिया से गुजरना हो सिर्फ उसके लिए होती हैं। बाकी उसके अलावा यहाँ पर वो वाला जो रोड ब्लॉक करना और कई 100 गाड़ियाँ और 2-2 दर्जन गाड़ियाँ उस तरह का वो परमिशन नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो उसको जो वहाँ की आवाम है वो उसको बहुत बुरा समझते हैं, उसको डिटेस्ट करते हैं और वो कोई भी लीडर है फिर उससे मुतालबा करते हैं कि वो अपनी जेब की से प्राइवेट सिक्योरिटी हायर कर लें, इस तरह की अरेंजमेंट में वो ना जाएँ। और मुर्तज़ा ने पूछा कि अब एक और मौजूद जिसकी हमने बात करना ज़रूरी समझी उस पर भी कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लिए सियासी हालात इस तरह के हैं कि जिसके हल के माहिर जहांगीर तरीन साहब समझे जाते हैं, जो कि अब अपेरेंटली नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ उनकी कमी तो महसूस प्रॉबली कर रही है। लेकिन शाह साहब ने कहा जब हमारी उनसे सुबह बात हुई कि और बहुत से लीडर्स हैं तो वो लंदन में क्या कर रहे हैं और उनकी क्या मसरूफियात हैं लंदन में। वो कह के तो ये गए थे कि उनका कोई मेडिकल चेकअप वगैरह है जो उनका रेगुलरली एनुअली होता है, लेकिन मुर्तज़ा ने हमें कुछ यूं डिटेल्स दी हैं इसकी। उनके जो टेलीफोनिक राब्ते हैं वो जारी हैं और जो हमारे ज़राए हैं जहाँ पर उन्होंने इस बात की, जो जहांगीर तरीन के करीबी ज़राए हैं और हुकूमती जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन की
जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बातचीत इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है, ब्रेक डाउन आ चुका है, उनकी बातचीत नहीं चल रही। और हमें ज़रा ये बात बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन इस हवाले से वो ये समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, और वो समझते हैं कि जो उनकी PTI के अंदर वो 3 लोगों को इस हवाले से मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, और वो समझते हैं कि 3 लोगों ने उनके ख़िलाफ़ साजिश की। उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी के बाद लोग हैं वो समझते हैं कि उन्होंने भी उनके साथ जो शुगर स्कैंडल में उनके साथ ज़्यादती की। जहांगीर तरीन का उनके जो करीबी ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो अपना जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है वो उससे किसी सूरत वो दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। वो अपनी जो सियासत है वो उसके लिए अब आप उनके जो करीबी जो दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि वो कम बैक का उनका टाइम होगा और वो उसको चूज़ करेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं, आने वाले वक्तों में जहांगीर तरीन उसको केयरफुली चूज़ करेंगे कि कौन सा वक्त होगा कि जब अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंस को वो दोबारा इस्टेब्लिश करें। ठीक, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह, थैंक्स यू फॉर अपडेटिंग अस। और मुझसे ने कहा जी जहांगीर तरीन साहब अपनी सियासत को गिव अप करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, उनके कम बैक का टाइम जल्द होगा, लेट्स सी वो खुद चूज़ करेंगे इस टाइम को। और वो आपसे बतानी है कि आलमी इदारा सेहत और आलमी फ़ंड बराए जंगली हयात दुनिया में कोरोना की एक वजह माहौलियाती बर्बादी को भी करार दिया गया है। WHO अपनी रिपोर्ट में कह रही है कि माहौलियाती बर्बादी से कोरोना जैसी वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। जंगली हयात के गैर कानूनी तजारत और जंगलात की कटाई से जानवरों के जरिए मुख्तलिफ वबाई अमराज इंसानों में मुंतकिल हुए हैं। WHO ने खबरदार किया है कि अगर माहौलियाती बर्बादी इस तरह जारी रही तो मुस्तकबिल में मजीद नई मुहलिक बीमारियां फूट सकती हैं। वी हैव टू रिस्पेक्ट द नेचर, ये बात तो बारहा कही जाती रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना, जीका, एड्स, सार्स और एबोला जैसे वायरस जानवरों से इंसानों में फैले हैं। इंसान को अपने ही हाथों अपनी दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए। और कुछ नई रिसर्च भी जो सामने आ रही हैं उसमें भी ये बात सामने आ रही है कि पर्टिकुलरली सी फूड वगैरह में चाइना में इस वायरस के पाए जाने की तस्दीक हुई है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मास्क पहनना ना भूलिएगा, अपने आप को सैनिटाइज रखें, हाथ धोते रहें। वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे।